नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा मराठा साम्राज्य की, मराठा एम्पायर की। एक ऐसे साम्राज्य की बात मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं जिसके बारे में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया था कि अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में यह राजवंश पराजित नहीं हुआ होता, यह साम्राज्य पराजित नहीं हुआ होता, तो निश्चित रूप से मुगलों के बाद संपूर्ण भारत पर इसी साम्राज्य का आधिपत्य होता। यानी कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अगर उसमें मराठे पराजित नहीं होते तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की शासन सत्ता भारत में स्थापित कदाचित नहीं हो पाती। खैर, जो भी है, 1761 ईस्वी तक का सफर हम तय करेंगे और उसके बाद आगे के समयों में भी मराठा साम्राज्य के बारे में आपसे विस्तृत पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों की वजह से इतने बड़े साम्राज्य का अस्तित्व आया, उन सब पर हम लोग विस्तार से पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, नायक के रूप में शिवाजी का नाम सर्वोपरि उल्लेखनीय होगा। तो सबसे पहले हम लोग मराठा साम्राज्य की बात करें। यहां पर इस मैप में आप देख पा रहे हैं मराठा साम्राज्य का ये भूभाग, और इस भूभाग तक पर इनका नियंत्रण तो स्थापित था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे बाहर भी अधिकांश क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्थापित था। खैर, मराठा साम्राज्य का अभ्युदय दक्कन के क्षेत्र में हुआ, लेकिन उसके पीछे क्या परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों पर सबसे पहले हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। और अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी हमारी इस क्लास को आगे चल करके देखेंगे, उनसे मैं बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वे लोग शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है, यानी कि एंड्रॉयड इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आइए हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। दक्कन के क्षेत्र में मराठों का अभ्युदय हुआ। एक बार मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखता हूँ, मराठा साम्राज्य का अभ्युदय। आप लोग भी हमारे साथ पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। मराठा साम्राज्य का अभ्युदय। मराठा साम्राज्य के अभ्युदय में परिस्थितियां क्या थीं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बनता है। सबसे पहले हिंदुस्तान के उस मैप को बना लेते हैं जहां से आपको समझाने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप इस भूभाग को देखते हैं, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको दक्कन के क्षेत्र के रूप में दिखाएगा। कहा जाता है इसी परिक्षेत्र में मराठों का अभ्युदय हुआ। मराठों के अभ्युदय की परिस्थितियों में 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमें और आपको परिचर्चा करनी है। उन परिस्थितियों के उन पॉइंट्स को पहले हम लोग पॉइंट आउट कर लें और फिर उसके बाद एक एक करके उसकी व्याख्या करेंगे। परिस्थितियों में जो पहली परिस्थितियां हैं वह है कि आकस्मिक अग्निकुंड की भांति इनका उदय हुआ। तो आकस्मिक, आप लोग भी इसको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। आकस्मिक अग्निकुंड की भांति इनका अभ्युदय हुआ। और इस बात को कौन कहता है, तो नाम भी आप लोग नोट कर लेंगे, ग्रांड डफ। तो ग्रांड डफ के अकॉर्डिंग, ग्रांड डफ के अनुसार मराठों का जो अभ्युदय हुआ दक्कन के क्षेत्र में वह आकस्मिक हुआ। अग्निकुंड की भांति इनका अभ्युदय हुआ, जैसे राजपूतों के अभ्युदय की बात हम लोग करते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो दूसरे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भौगोलिक स्थिति को बताया गया है। भौगोलिक स्थिति, इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लें। देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
कि भौगोलिक परिस्थितियां मराठों के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी थी, और इस बात को कहने वाला कोई और नहीं महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक राइज ऑफ मराठा में इस बात का जो है विस्तार से उल्लेख किया है। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस बात को कहने वाले महादेव गोविंद रानाडे। इनकी पुस्तक है राइज ऑफ मराठा, इस बुक में इन्होंने विस्तार से परिचर्चा की। तीसरा जिन परिस्थितियों पर उल्लेख किया गया वह था कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ने मराठा साम्राज्य के अभ्युदय की स्थिति को पैदा किया, क्योंकि जो मराठे थे वह हिंदू धर्म संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, हालांकि वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। जात पात भेदभाव इन सब से कोसों दूर, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मराठों में। फिर भी यहां पर कुछ इतिहासकारों ने माना है कि औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी उसकी वजह से हिंदू धर्म की रक्षा हेतु एक साम्राज्य का अभ्युदय हुआ दक्कन में, जिसको मराठा साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट मैं ये भी पॉइंट आउट कर सकता हूं कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तो इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। अब इस बात को किन इतिहासकारों ने माना है तो उनके भी नाम आप लोग लिखने ज़्यादा अच्छा है। एक तो महादेव गोविंद रानाडे, ये भी इस बात को मानते हैं, रानाडे साहब हैं, ये भी इस बात को मानते हैं, भौगोलिक स्थिति को तो मानते ही मानते हैं, साथ में ये भी मानते हैं। इसके अलावा यदुनाथ सरकार या जदुनाथ सरकार, ये भी बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। इसके अलावा जीएस सरदेसाई और एक नाम और आप लिख लें एमजी रानाडे, हमने आपको पहले ही यहां पर पॉइंट आउट कर दिया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इन इतिहासकारों ने माना कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति की वजह से जो है दक्कन के क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का अभ्युदय हुआ, और जो कि शिवाजी के नेतृत्व में। एक चौथा कारण या परिस्थितियां जो भी सर्वमान्य माना जाता है, चौथी परिस्थितियों में कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनकी महत्ता कहीं न कहीं थी। भक्ति आंदोलन के संत, तो भक्ति आंदोलन के संतों की महत्ता जो थी वह कहीं न कहीं मराठा साम्राज्य के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी बनती है। अब भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां पर इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर दूं। चौथे नंबर में जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, उन संतों की अगर हम बात करें तो उन संतों में ज्ञानेश्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञानेश्वर। इसके साथ ही साथ एकनाथ, इसके अलावा तुकाराम, इसके साथ ही साथ रामदास। तो इन सब संतों का बड़ा योगदान था, और कहा जाता है कि इन लोगों ने महाराष्ट्र धर्म की बात की। इन सभी संतों ने महाराष्ट्र धर्म की बात की। अब एक प्रश्न ये भी उठता है इतिहासकारों के बीच में, विषय बनता है कि महाराष्ट्र धर्म क्या था। तो महाराष्ट्र धर्म की बात ये थी कि जैसे जातिगत जो भेदभाव था उससे दूर, स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सामाजिक समानता में लाना, जो बहुदेववाद है उसका विरोध करके एक देवी देवता की पूजा करना, इसके अलावा कर्मकांड की जगह पर भक्ति को विशेष महत्ता देना, यही महाराष्ट्र धर्म था। और इस पॉइंट को आप लोग विशेष करके पॉइंट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास जैसे जो है धार्मिक लोगों ने महाराष्ट्र धर्म की बात की। किसकी बात की भाई? महाराष्ट्र धर्म की बात की। तो महाराष्ट्र धर्म क्या है उस बात को अब आप समझ गए होंगे। कहा जाता है कि रामदास की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, अगर आप लोग पॉइंट आउट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक आनंदवन भुवन और दूसरा है 10 बोध। तो इसमें इन्होंने जो है आनंदवन भुवन और दूसरी पुस्तक इनकी है 10 बोध।
तो इसमें रामदास ने महाराष्ट्र धर्म की चर्चा की है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि महाराष्ट्र धर्म से क्या तात्पर्य है, इस बात को आप समझ गए। एक तो सामाजिक समानता को लाना, पहली बात, स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाना, दूसरी बात कर्मकांड की जगह पर भक्ति को इंपॉर्टेंस देना, तीसरी बात, और बहुदेववाद की जगह पर एक ईश्वर की बात को स्वीकार करना, उनकी महत्ता को स्थापित करना ही महाराष्ट्र धर्म है। तो कहने का मतलब कि इन लोगों की वजह से जो है एक धार्मिक पृष्ठभूमि बनी और जहां पर जो है राजनीतिकरण आगे चल करके हुआ और एक नए साम्राज्य की स्थिति उत्पन्न में आई। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपके बीच में प्रश्न बनता है कि मराठा साम्राज्य के अभ्युदय के क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि कारण और परिस्थितियां एक ही हैं, तो क्या आप बताएंगे? तो उसके पीछे इतने सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। जहां पर ग्रांड डफ ने आकस्मिक अग्निकुंड के सिद्धांत को दिया, वहीं पर महादेव गोविंद रानाडे जैसे इतिहासकारों ने राइज ऑफ मराठा अपनी पुस्तक में भौगोलिक स्थिति को जो है इंपॉर्टेंस माना। तो वहीं पर औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति रानाडे, रघुनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई ने माना। और आगे चल करके भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास जैसे धार्मिक लोगों ने जो है महाराष्ट्र धर्म की स्थिति को बताते हुए इस राज्य की संकल्पना को अभिहित किया। फिर भी इन सब बातों को आपको हर इतिहासकारों को विशेष रूप से याद रखना है। लेकिन कहीं न कहीं कहा जाता है कि इन आकस्मिक परिस्थितियों में कुछ आकस्मिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो उनमें औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी वो कहीं न कहीं जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जहां तक मराठों के लड़ाकू स्थिति की बात करते हैं, जहां तक मराठों के एक ऐसी सैनिक क्षमता के विकास की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जो भौगोलिक स्थिति है वह मराठों को इस योग्य बना देती है। क्योंकि आप जानते हैं कि दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पर अपने जीवन का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। जहां कृषि योग्य भूमि ना हो, कड़ी मेहनत, वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग कितनी मेहनती होंगे और ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक क्षमता कितनी बेहतर होगी। खैर जो भी है, एक सामान्य सी बात हम आपके बीच में रखे हैं। ये प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो खैर मिलाजुला करके जिन बातों पर हम लोगों ने परिचर्चा की, ये सारी बातें मराठा साम्राज्य के अभ्युदय के कारणों में उत्तरदायी हैं, परिस्थितियों में उत्तरदायी हैं। अब हम बात करेंगे कि इस भौगोलिक परिक्षेत्र में जिस नए साम्राज्य का अभ्युदय हुआ उसका नायक कौन था, उस नायक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो है वह अपने समय का सबसे महान शासकों में एक गिना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी की। तो मराठा साम्राज्य के अभ्युदय में पहला प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा तो छत्रपति शिवाजी की। तो चलिए छत्रपति शिवाजी से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं और आपके बीच में करना चाहता हूं कि दरअसल जो मराठों का संपूर्ण इतिहास है, मराठों के संपूर्ण इतिहास को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि मराठों का जो इतिहास रहा है, अगर हम उस इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है, जहांगीर के बाद शाहजहां का, शाहजहां के बाद औरंगजेब का, और फिर औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू हो जाता है। तो मराठों का जो अभ्युदय है, जो स्थिति है, वह कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान विशेष रूप से देखने को मिलती है और आगे चलकर के औरंगजेब के समय तक पूरे अस्तित्व में आ जाती है। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद के आगे के जो मुगल बादशाह होंगे, यानी कि 1761 ईस्वी तक यह अपने चरम पर रहता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हो जाते हैं और इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, इनका अस्तित्व बना रहता है, लेकिन ठीक उसी तरीके से पतोन्मुख होता है जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की स्थिति डे टू डे पतोन्मुख होती गई। वैसे 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों से मराठा पराजित हो जाते हैं तो इसके बाद इनकी स्थिति खराब होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1761 के बाद मराठों का समूल विनाश हो गया, नहीं। पूरे मराठा साम्राज्य को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला छत्रपतियों का शासन और दूसरा पेशवाओं का शासन। पेशवा भी मराठा थे, छत्रपति भी मराठा थे, क्योंकि मराठा एक भौगोलिक परिक्षेत्र को इंगित करता है। तो शिवाजी से लेकर के आगे तक तकरीबन ताराबाई तक का जो शासन काल है,
ताराबाई तक के शासनकाल में आप देखेंगे कि इनमें छत्रपति मजबूत होते हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि छत्रपतियों का शासन होता है। और ताराबाई के शासनकाल के बाद आगे चल करके जो है, जो शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा थे, उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है और पेशवाओं का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि शिवाजी से लेकर के ताराबाई तक के शासनकाल का जो जिक्र है वो कहीं न कहीं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत देखा जाता है। और पेशवाओं का जो शासनकाल है, जो मराठों का दूसरा पार्ट आप देखते हैं, वह जो है आधुनिक भारत में उसकी स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर चूंकि हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, तो पेशवाओं को पढ़ने से पहले हमें मराठा साम्राज्य के अभ्युदय और शिवाजी की स्थिति और आगे के शासकों के बारे में जानना जरूरी है। तो एक सामान्य सी बात है कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य दो पार्ट में है, एक शिवाजी और उनके जो वंशज हैं जहां तक शासन करते हैं या जहां तक मजबूत रहते हैं, और दूसरा जब इन मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की अगुवाई होने लगती है, तो पेशवाओं की अगुवाई एक अलग पार्ट हो जाएगा, और छत्रपतियों का जब तक स्थिति मजबूत होता है तब तक एक अलग पार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट शिवाजी और छत्रपति की बात करते हैं। चलिए अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे गति देते हैं, शिवाजी की बात करते हैं। शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर आप पहले पॉइंट आउट कर लें और फिर उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे। शिवाजी का जन्म, हालांकि शिवाजी के जन्म को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको मैं लिख देता हूं, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। 20 अप्रैल 1627, कुछ किताबों में 1630 ईस्वी लिखा हुआ है, बट उसको लेकर के आप परेशान नहीं होंगे, इनका जन्म हुआ। आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं में जन्म, अगला पॉइंट है इनके पिता शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, जीजाबाई। इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। राजनीतिक गुरु जिन्होंने इनको शिक्षा दी राजनीति की, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, हालांकि इस पर हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन यहां पर बता देना जरूरी है, शिवाजी का राज्याभिषेक तो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। आप लोग यहां पर पॉइंट आउट कर लें। पहला 6 जून 1674 को, ठीक है। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में, ठीक है। किसने कराया था? एक बनारस के प्रख्यात पंडित थे श्री गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट द्वारा। और दूसरा राज्याभिषेक कुछ ही महीने भी थे, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 24 सितंबर 1674 को ही हुआ था, लेकिन तांत्रिक विधि विधान से हुआ था और कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा कराया गया था। कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा कराया गया। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस पर हमने आपसे बात की। वनडे एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी में इससे पहले वाले पॉइंट्स को जिस पर हमने डिस्कस किया वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। और कहा जाता है कि शिवाजी ने उपाधि कौन कौन सी धारण की, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। इन्होंने छत्रपति,
छत्रपति की उपाधि धारण की, ये तो आप जानते हैं। छत्रपति के अलावा इन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक, इसके अलावा राजा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की, कहा जाता है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ वह पूना में स्यूनेर दुर्ग में हुआ था, जहाँ पर जो है स्यूनेरी नामक एक देवी थी जो इनकी कुलगुरु देवी थी, और उनके नाम पर ही जो है इनका नाम शिवाजी रखा गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और इनके पिता जो शाहजी भोसले थे, कहा जाता है कि बीजापुर के शासक के वहाँ एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। शिवाजी एक अति महत्वाकांक्षी, और शिवाजी ने अपनी उसी महत्वाकांक्षा के बल पर जिस नए साम्राज्य की नींव रखी उसका विस्तार भी किया। और जाहिर सी बात है कि जब मराठा साम्राज्य का विस्तार होगा तो जो भी सीमाएं होंगी दूसरे शासकों की, दूसरे राज्य के लोगों की, उसको विजिट किया जाएगा और फिर इससे जो है एक द्वंद्व की स्थिति पैदा होगी। तो खैर ये जो शिवाजी का जो यहाँ पर रहना था दादा कोंडदेव के साथ और माता जीजाबाई के साथ, यह इनके पिताजी को जो है बीजापुर के सुल्तान के द्वारा दिया गया था, इनकी जागीर थी। और यहाँ पर जो है चूँकि इनके पिताजी जो है बीजापुर के शासक के वहाँ जो कार्यरत थे, इसलिए यहाँ की देख रेख जो है दादा कोंडदेव और इनकी माता जीजाबाई देखती थी, और इन्हीं के जो है देख रेख में शिवाजी की परवरिश हुई। लेकिन शिवाजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और एक स्वतंत्र राज्य के अभ्युदय की योजना बनाते हैं जैसे जैसे वह किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए शिवाजी के उन प्रारंभिक विजयों के बारे में बात करें जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो अगला हेडिंग आप लिखिएगा, शिवाजी की प्रारंभिक विजय। शिवाजी की प्रारंभिक विजय। शिवाजी की प्रारंभिक विजय। खैर इनको सिर्फ आपको याद करना है, यहाँ कोई विशेष कहानी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आप देखेंगे। प्रारंभिक विजयों में आप लोग पॉइंट आउट करिए। इन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता। तोरण का किला। अगला पॉइंट आउट करिए। 1646 ईस्वी में ही इन्होंने 1646 ईस्वी में ही मुरम्बगढ़ का किला भी जीता था। मुरम्बगढ़ का किला भी जीता। इसके अलावा 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला जीता। कहा जाता है कि इन सब विजयों के अलावा इन्होंने 1656 ईस्वी में इन्होंने जावली और रायगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। जावली और रायगढ़ पर अधिकार। और अगर एक डेट और मैं लिख दूं, बुरा ना माने आप लोग, तो इसको याद कर लीजिएगा। 1657 ईस्वी में जो है कहा जाता है कि पहली बार शिवाजी का मुकाबला किससे हुआ? मुगलों से हुआ मुकाबला। मुगलों से हुआ। तो इन सब पॉइंट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1657 ईस्वी में आप देखेंगे कि पहली बार शिवाजी का मुकाबला किससे हुआ? मुगलों से हुआ। बाकी 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता, 1646 में ये मुरम्बगढ़ का किला जीता, 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला, 56 में जावली और रायगढ़ पर अधिकार किया। तो ये सब कुछ इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा आइए और उन महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा करते हैं। कहा जाता है कि 1657 ईस्वी में ही शिवाजी ने कोंकण प्रदेश के कल्याण, भिवंडी और माहुल पर भी अधिकार कर लिया। यहां से कहानी बनती है। इसी डेट को कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसको देख लीजिएगा। 1657 में इन्होंने जो है कोंकण प्रदेश के
कोंकण क्षेत्र के कल्याण, भिवंडी, इसके अलावा माहुल पर भी अधिकार किया। कहा जाता है कि जब ये सारी बातें चल रही थी, शिवाजी के इन विजयों से अगर प्रारंभिक समय में सबसे अधिक कोई आहत होता है तो बीजापुर का सुल्तान। और बीजापुर का सुल्तान जो है अब शिवाजी को जो है नतमस्तक करने के लिए, उनको रोकने के लिए अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को भेजता है। किसको भेजता है? अफजल खां को भेजता है। तो यहां मैं एक हेडिंग लिखता हूं, और अफजल खां की पराजय भी होती है और शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की। लेकिन उस कहानी को मैं आपको बताता हूं। पहले आप यहां पर एक हेडिंग लिख लें, अफजल खां और शिवाजी। अफजल खां और शिवाजी। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा। कहा जाता है कि अफजल खां कद काठी का बहुत मजबूत था, काफी लंबा चौड़ा था, तकरीबन 7 फीट से भी ऊंचा। और शिवाजी एक छोटे कद के थे लेकिन बहुत ही फुर्तीले थे। अफजल खां इतना अधिक आत्मविश्वासी हो गया था कि उसने सुल्तान से कहा कि मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा और घोड़े पर बैठे ही मैं शिवाजी को कैद कर लूंगा। लेकिन अफजल खां की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, अति महत्वाकांक्षा में वह कहीं कहीं अपने जीवन को त्यागेंगे। वो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व से लड़ने जा रहे थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्होंने शिवाजी को बहुत हल्के में लिया और अफजल खां अपनी सेनाओं के साथ पहुंचता है। क्योंकि इस कहानी को बहुत अधिक विस्तार नहीं देंगे, अफजल खां धोखा करना चाहता है और अफजल खां ने शिवाजी से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और प्रतापगढ़ के जंगलों में शिवाजी और अफजल खां का मुकाबला होता है। मुकाबला नहीं कह सकते हैं, मिलन होता है। शिवाजी अफजल खां की धूर्तता को जानते थे और शिवाजी ने बघनक, एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं, पहन रखा था। और शिवाजी को पता था कि अफजल खां उनके साथ गद्दारी करेगा। शिवाजी पहुंचते हैं अफजल खां के शिविर में। कहा जाता है कि दोनों ने अपने अपने सैनिकों को कुछ दूरी पर खड़ा कर रखा था और शिवाजी और अफजल खां जैसे एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्योंकि अफजल खां शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था, कद काठी का, तो उसने सोचा कि मैं शिवाजी को जो है दबा दूंगा और शिवाजी जिससे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही गले लगाकर शिवाजी के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया तो शिवाजी ने बघनक से अफजल खां की हत्या कर दी। इतने बड़े शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति की हत्या जब शिवाजी ने की तो अफजल खां के सैनिकों को जब ये सूचना मिली तो सैनिक पागल हो गए और इधर उधर भागने लगे। और कहा जाता है कि अफजल खां की हत्या और शिवाजी की इस विजय ने शिवाजी की महत्ता को एकदम स्थापित कर दिया। और अब सिर्फ बीजापुर के शासक ही नहीं बल्कि मुगल शासन सत्ता भी शिवाजी से डरने लगी। क्योंकि जब भी मराठों का विस्तार होगा तो कहीं कहीं बीजापुर का भी परिक्षेत्र मराठों के अधिकार में आएगा और उत्तर की तरफ अगर मराठा बढ़ते हैं तो मुगलों का क्षेत्र इनके अंतर्गत आएगा। तो बीजापुर और मुगल दोनों शिवाजी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। कि उससे पहले आइए कुछ बातों को पॉइंट आउट कर लेते हैं इस घटना के बारे में। तो अफजल खां ने 1659 बीजापुर के शासक ने 1659 ईस्वी में जो है अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो आप लिख लीजिएगा कि 1659 ईस्वी में बीजापुर के शासक ने अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा। पहला पॉइंट आप यहां पर देखेंगे। शिवाजी के अंगरक्षक कौन कौन थे? शिवाजी के अंगरक्षक में जीव महल और दूसरा नाम शंभूजी कावजी।
शंभूजी कावजी। और मैं आपको बता दूं, आपको जान करके हैरानी होगी, एक मुस्लिम सरदार भी शिवाजी के परम मित्र हुआ करते थे और उनके अंगरक्षकों में शामिल थे। शंभूजी कावजी दूसरे, और तीसरे का नाम आप मुझे बताएंगे। कहा जाता है कि 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की। जब इस तरह से स्थिति बनी तो कहानी एक नई शुरू हो जाती है। इस समय मुगल बादशाह की अगर मैं बात करूं तो मुगल बादशाह औरंगजेब बनता है। मुगल बादशाह औरंगजेब बहुत परेशान हुआ और मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा। तो अभी बीजापुर के शासक अफजल खां को भेजा था यानी कि बीजापुर के शासक का प्रधान सेनापति अफजल खां था और उन्होंने अफजल खां को भेजा और अफजल खां को शिवाजी ने छोटा कर दिया। अब मुगल बादशाह औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके शिवाजी के दमन हेतु भेजा। तो चलिए शाइस्ता खां और शिवाजी की बात कर लेते हैं। शाइस्ता खां और शिवाजी। ये शाइस्ता खां कौन था भाई? औरंगजेब का मामा था, औरंगजेब का मामा, और दक्षिण का सूबेदार भी बना। दक्षिण का सूबेदार। तो कहानी कुछ इस प्रकार की होती है कि जब औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा, और ये कहानी तकरीबन 1663 ईस्वी की बात है। तो 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां अपनी सेनाओं के साथ आता है, लेकिन शाइस्ता खां जो है पूना के महल में निवास करता है। और जब इसकी सूचना शिवाजी को मिली, ये किस महल में होता है? पूना के महल में। तो शिवाजी अपने सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और शिवाजी गुरिल्ला युद्ध में बहुत दक्ष थे और शिवाजी ने रात में ही शाइस्ता खां के उस महल पर आक्रमण कर दिया। उस कमरे में घुस गए जहां पर शाइस्ता खां था और कहा जाता है कि शाइस्ता खां भय से भागने लगा। वहीं पर आप देखेंगे कि शाइस्ता खां का एक अंगूठा कट गया था। हालांकि वह बच गया, भाग गया। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शिवाजी की महत्ता स्थापित हो जाती है और शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को भी शिकस्त दिया। और इसके बाद शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने इसके बाद मुगलों के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां से धन दौलत को लूटना प्रारंभ किया। और इसी समय आप देखेंगे कि कहानी 1664 ईस्वी की मैं आपको बताऊं कि शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की। सूरत की पहली लूट। कहा जाता है कि 1664 ईस्वी में जो है शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की। औरंगजेब और बौखला गया। शिवाजी वहां पर कई सारे सेठ साहूकारों को लूटा। हालांकि एक चीज था, दूर दृष्टिकोण का परिचय दिया शिवाजी ने कि वहां पर जो अंग्रेज और डच कंपनियां थी या कोठियां थी, उनको किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया। और कहा जाता है कि इस लूट से शिवाजी को करोड़ों रुपए लाभ हुआ था। तो सूरत की जो पहली लूट थी, इसमें किसको लूटा शिवाजी ने, यह भी ध्यान रखना है। तो सेठ साहूकारों को लूटा। और किसको नहीं लूटा? तो अंग्रेज और डच। क्यों नहीं लूटा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी अपनी एक रणनीति थी। सूरत की पहली लूट में कितना लाभ हुआ भाई? 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक। लेकिन ठीक कुछ समय बाद एक नया मोड़ आया जब औरंगजेब ने शाइस्ता खां की जगह पर, जब शाइस्ता खां असफल हो जाता है, उसकी जगह पर राजा जय सिंह को शिवाजी के दमन हेतु भेजते हैं। राजा जय सिंह बहुत ही दूर दृष्टिकोण के थे, परिपक्व थे। अब राजा जय सिंह दक्षिण अभियान पर होंगे और उनके सामने शिवाजी। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्या स्थिति बनेगी, उस पर हम लोग अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे। क्या पुरंदर की संधि में शिवाजी को नुकसान होगा
क्या कुछ कहानियाँ होंगी जिसको हम लोग कल की क्लास में आपके बीच में बात रखेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर क्लास के बारे में इन्फॉर्म करें, जिससे कि वह भी लाभान्वित हो। तो कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, शिवाजी और राजा जयसिंह। तो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ, शिवाजी और राजा जयसिंह। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट मुलाकात करेंगे, मराठा साम्राज्य के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।